गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 50% कोटा सीलिंग। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पटना हाई कोर्ट ने जो अमेंडमेंट्स पास की गई थी बिहार लेजिस्लेचर द्वारा 2023 में रिजर्वेशन देने के लिए डिफरेंट बैकवर्ड क्लासेस को 50% से जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में उसे हटा दिया है। तो कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट का जो है वो हवाला देते हुए कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 1992 की जजमेंट थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए जो है प्रोविजंस डाले थे, उसको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोटल कोटा जो है वो 50% से एक्सीड नहीं हो सकता, लेकिन ऑफ कोर्स वो 27% ओबीसी आरक्षण जो है वो मान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिमिट फेयर और रीजनेबल है। 50% रूल को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही सिर्फ जो है वो ब्रीच किया जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं ब्रीच किया जा सकता। तो प्रेजेंट कंडीशन अगर हम देखें तो रिजर्वेशन जो हायर एजुकेशन या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है 50% टोटल सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पर रिजर्वेशन 69% है, या फिर इवन यूनियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट में खुद में भी कभी कभी जो है ये ब्रीच हुई है लिमिट। तो जैसे मराठा रिजर्वेशन का केस था, तो उसमें टोटल रिजर्वेशन स्टेट में 68% हो जाती है अगर मराठा रिजर्वेशन अलाउ कर दी जाती। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था। जब EWS रिजर्वेशन गवर्नमेंट लेकर आई तो उसको 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि 50% सीलिंग जो है फिक्स तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अगर ज़रूरत पड़े इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे तो ऑफ कोर्स ये लाया जा सकता है। तो कोटा इन बिहार को क्यों चैलेंज किया गया? बिहार ने लास्ट ईयर कोटा जो है 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया, जब उन्होंने कास्ट सर्वे किया था जिसमें कि 84% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो SC ST या OBC पाई गई। तो पटिशनर ने आर्ग्यू किया कि कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है कास्ट सर्वे डेटा का। कोटा जो इंक्रीज़ किया गया वो सिर्फ इस बेसिस पे इंक्रीज़ किया गया कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देनी है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसके कास्ट सर्वे डेटा जो है उसकी कोई भी अभी तक जो है वैलिडिटी ही नहीं है। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स अगर हम देखें फॉर और अगेंस्ट रिजर्वेशन में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्वेशन जो है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिजर्वेशन हमने इसलिए दिया है क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन कास्ट्स की, तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दे रहे हैं। और अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 10% जो EWS कोटा है उसको भी अगर हम मिला दें तो ये रिजर्वेशन जो है 75% तक पहुंच जाएगी। तो ऑफकोर्स जनरल कैटेगरी के पास सिर्फ 25% सीट्स रह जाएंगी। इवन केस ऑफ कास्ट सर्वे भी जो है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, तो उससे पहले एक्शन लेना ये इसलिए इसके अगेंस्ट है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14, 15 और 16 को वॉयलेट कर रहा है, और जो है 50% लिमिट को ब्रीच करना वो बैड लॉ है। और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसिस, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने नहीं दिखाई है जिससे कि ज़रूरत लगे कि हाँ 50% नॉर्म को ब्रीच किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर। टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ने भर्तृहरि महताब जी जो हैं उनको 7 टर्म जो MP हैं कटक से, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया है 18th लोकसभा का। तो प्रोटेम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, मतलब जब तक नवे जो एक्चुअल स्पीकर नहीं आते तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो वोट डलवा सकें स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की। ठीक है। और ऑफ कोर्स ओथ भी दिलवाते हैं यहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कोई ऐसा टर्म यूज़ नहीं किया है प्रोटेम स्पीकर, तो ये कन्वेंशन से बन गया है टर्म। तो स्पीकर या फिर जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनको प्रेसिडेंट या फिर स्टेट के केस में गवर्नर इनको ओथ दिलवाते हैं और अपॉइंट करते हैं। और जो है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं वो ही प्रोटेम स्पीकर बन जाते हैं। ठीक है। तो अब याद रखो, कन्वेंशन में ये भी कहा गया है कि ये भी देखा गया है वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन में कि सीनियर मोस्ट मेंबर कौन होता है। ऐसा नहीं कि आप 10 बार जीते हो इलेक्शन, 10 बार आप मेंबर रहे हो तो आप सीनियर मोस्ट हो गए, नहीं। लगातार आपको जो है वो, अगर आप इलेक्शन जीत रहे हो तो समझ लो कि अगर कोई 10 बार इलेक्शन जीता है वो ज़रूरी नहीं है प्रोटेम स्पीकर बनेगा, रादर देन वो प्रोटेम स्पीकर बनेगा जो पिछले 7 बार से लगातार समझ लो इलेक्शंस जीत रहा है।
ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में इलेक्शन आप मेंबर अगर रहे हो और आप सबसे सीनियर हो तो ही आप प्रोटेम स्पीकर बनोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार इलेक्शन जीत रहे हो, चाहे आप 10 बार जीत चुके हो तो आप स्पीकर बन जाओगे, प्रोटेम स्पीकर बनोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ड्यूटीज़ क्या है? प्रिजाइड करते हैं ये फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को। ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाते हैं न्यूली इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज़ को। फ्लोर टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी प्रूव करनी हो। और ये इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैड जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है 2024 में और 51st बनी है ग्लोबली जिसने एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो हैट, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो हैट एक तरह से स्लीपिंग सिकनेस है और इसको प्रोटोजोन पैरासाइट से ये फैलता है, इन्फेक्टेड सीड्स फ्लाइज की वजह से फैलता है। तो दो तरह की इसकी फॉर्म्स होती हैं, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडियंस। तो जो पहले फॉर्म है वो 24 कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में देखी जाती है। ठीक है। सेकेंड जो है वो ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में जो है इसके केसेस हमको देखने को मिलते हैं और ये एक्यूट डिसीज़ होती है। जो फर्स्ट वाली है वो क्रॉनिक इलनेस होती है, वो लाइफ टाइम रहती है, लंबे टाइम तक चलती है, कई सालों तक चलती है। जो दूसरी वाली है वो एक्यूट डिसीज़ होती है और ये फेटल भी हो जाती है। ठीक है। सो जो सेट्स फ्लाइज हैं जो कि सब सहारन अफ्रीका में हैं वो उनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं इस डिसीज़ को ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिविंग विल। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि आपने कोई प्रॉपर सफिशेंट मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया या कोई प्रॉपर मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया ताकि लिविंग विल्स को इन्फोर्स किया जा सके। लिविंग विल का मतलब क्या होता है? एक पर्सन अपनी लिविंग विल बनाता है कि इन केस में अगर ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाऊं हॉस्पिटल में कि मैं कोमा में हूं या फिर मैं अनकॉन्शियस हूं और मैं तड़प रहा हूं, तो आप मुझे जो है वो जो मेरा जो आप लिविंग सपोर्ट होता है जो भी जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट या वो उसको आप हटा देना या मुझे मेडिसिन मत देना, मुझे पीसफुल डेथ चाहिए, मुझे तड़प तड़प कर नहीं जीना है। तो ठीक है। तो इसके लिए लिविंग विल बनाते हैं लोग। तो ये लीगली वायबल नहीं था इंडिया में 2018 तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जजमेंट ये नहीं दी कि एक टर्मिनली इल पेशेंट या पर्सन जो वेजिटेटिव स्टेट में है वो एडवांस में एक लिविंग विल बना सकता है ताकि वो ट्रीटमेंट एडवांस में रिफ्यूज़ कर सकता है। मतलब एक तरह से पैसिव यूथनेशिया जो है वो अलाउ कर किया है इसमें। ठीक है। तो एक एडल्ट जो कि साउंड और हेल्दी माइंड का है और आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है तो वो वॉलंटरीली लिविंग विल बनवा सकता है रिटर्न में कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर मेरी ऐसी जो है टर्मिनली इल स्टेट आ जाए या मैं अनकॉन्शियस कोमा में हूँ तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस ऐसी जो होती हैं उसको क्लियर और अनएम्बिगस टर्म में उसको पर्सन को देनी होती है। एक गार्डियन का नाम भी बताना पड़ता है क्लोज रिलेटिव का जो इस केस में डिसीजन उस टाइम पर लेगा मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ करने का। ठीक है। तो इसको जो है पेशेंट को खुद साइन करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने ये सारा जो है वो लिविंग विल बनती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब पर्सन टर्मिनली इल होता है या फिर प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट और उनकी कोई होप ऑफ रिकवरी नहीं होती है तो जो डॉक्टर हैं वो एडवांस डायरेक्टिव दे देते हैं और मतलब उस पर्सन को बता देते हैं गार्डियन को कि जो है एक तरह से इस पर्सन को आप जो है ये पर्टिकुलर ये पर्सन अब रिवाइव नहीं हो सकता है। तो जो फिजिशियन हैं वो डिटेल्स दे देते हैं उस पर्टिकुलर इलनेस की और कॉन्सिक्वेंसेस बता देते हैं कि अगर इसको अनट्रीट करेंगे, अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हॉस्पिटल जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाता है इन केस गार्डियन जो है वो अलाउ कर दे कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पर हम लिविंग विल को इन्वोक करना चाहते हैं। तो हॉस्पिटल जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाता है और अपना ओपिनियन देता है और हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड अगर सर्टिफाई कर देता है कि हाँ जो है ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इसको अब हमको जो है मेडिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होता है जो बोर्ड है उसकी उसकी जो सर्टिफिकेट है या उसका जो डिसीजन है वो आगे जाता है जेएमएफसी के पास और वो भी एक बोर्ड बनाते हैं
ठीक है, मेडिकल बोर्ड, जो कि फिर हॉस्पिटल में विजिट करते हैं और फिर उस डिसीजन ऑफ द बोर्ड को रिव्यू करते हैं। ठीक है, इन केस अगर दोनों के जो है, जो कि जेएमएफसी का मेडिकल बोर्ड है और जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड है, अगर उसके बीच में कोई जो है डिफरेंस आ जाता है, तो ऑफ कोर्स हाई कोर्ट तक पे जो है वो जो गार्डियन जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चेनाब रेल ब्रिज, टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवे ने एक सक्सेसफुल ट्रायल रन किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रेल ब्रिज पर। तो ट्रेन जो है यहाँ पर चलाकर देखी गई है। तो चेनाब रेल ब्रिज लोकेटेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है ये वर्ल्ड का। ये पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये आईआईटीज़ का, डीआरडीओ का और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इस ब्रिज में 93 डेक सेगमेंट्स हैं, 120 साल तक इसकी लाइफ स्पैन है और इवन 266 किलोमीटर पर आवर की जो है विंड स्पीड्स को भी ये विदस्टैंड कर सकता है। ब्लास्ट प्रूफ है और ये नेशन के मैक्सिमम इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स को भी जो है वो विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, चेनाब रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, और ये 2 स्ट्रीम्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, चंद्र और भागा, तभी इसका नाम चंद्रभागा भी है। ये जम्मू कश्मीर में फ़्लो होती हुई जो है आगे जाती है और साउथ वेस्ट में टर्न करती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। चेनाब जो है वो सतलज रिवर में जाकर जो है वो एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ट्रिनिटी चैलेंज, टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोजेक्ट इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली का, उसको जॉइंट सेकंड प्राइज़ मिला है ट्रिनिटी चैलेंज के सेकंड कंपटीशन में, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के जो है थ्रेट को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था चैलेंज। तो ट्रिनिटी चैलेंज क्या है, एक चैरिटी है जिसमें कि डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ग्लोबल ह्यूमन थ्रेट्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 40 लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस प्राइवेट, पब्लिक और सोशल सेक्टर्स इसमें पार्टनरशिप कर चुकी हैं ट्रिनिटी चैलेंज के लिए। और इनका कॉमन एम क्या है, डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स का यूज़ करते हुए एक हेल्थ, जितनी भी हेल्थ इमरजेंसीज हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो इनिशियल चैलेंज में जो है टीम्स को कहा गया कि डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस दो, प्रिडिक्ट, रिस्पॉन्ड या फिर रिकवर करने के लिए पैंडेमिक से भी। ठीक है, ट्रिनिटी चैलेंज जो एएमआर के ऊपर था, उसमें वर्ल्ड के बेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड्स को इनवाइट किया गया या कॉल दी गई कि वो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस दें ताकि एंटीबायोटिक्स की पावर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आईआईटी दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है एएमआर सेंस, इसको जो है ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि क्रीपाथ 1mg.com और आईसीएमआर के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कैप्सिसिन। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो हैं डेनमार्क की, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ साउथ कोरियन स्पाइसी इंस्टेंट नूडल्स को रिकॉल किया है बिकॉज उसमें एक्यूट पॉइजनिंग देखने को के रिस्क हैं बिकॉज ऑफ हाई कैप्सिसिन लेवल। तो कैप्सिसिन क्या है, एक नेचुरली अकरिंग बोटानिकल इरिटेंट है जो चिली पेपर्स में होता है। ठीक है, तो जो चिली पेपर्स का जो प्लेसेंटा होता है, मतलब जो एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि सीड्स अटैच होते हैं, वो कुछ चिली पेपर्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये केमिकली बाइंड करता है TRPV1 रिसेप्टर जो ह्यूमन नोज, माउथ, स्किन और इनसाइड होते हैं। ये रिसेप्टर्स ही हमारी बॉडी में हीट या पेन को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये कैप्सिसिन जाता है बॉडी में, कैप्सिसिन जाता है जब बॉडी में, तो ये रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे कि ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है। ठीक है, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि बॉडी जो है वो बॉडी में फायर लगी है, तो पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इसलिए जो है वो फील होती है आपको जब भी आप जो है चिली खाते हो तो। ठीक है, बॉडी फिर जो ब्रेन है वो बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, इसलिए आपको पसीना आता है, मुंह लाल हो जाता है। ठीक है, रनी नोज या टेरी आइज होती हैं। तो बॉडी का अटैम्प्ट होता है बेसिकली हीट कॉजिंग एलिमेंट को एक्सपेल करने का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मुदगल फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुदगल फोर्ट जो है वो एक टेस्टामेंट है रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ कर्नाटका और इंडिया का, और ये आर्किटेक्चरल, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए फेमस है। मुदगल फोर्ट लोकेटेड है कर्नाटका में। 1000 साल की इसकी हिस्ट्री है, चाहे वो चालुक्यास की हो, राष्ट्रकूटास की हो, डेक्कन सल्तनत की हो या फिर विजयनगर एम्पायर की हो। फोर्ट ने प्रोमिनेंस गेन की ड्यूरिंग बामनी सुल्तान्स और ये बाद में विजयनगर एम्पायर के पास भी गया।
तो अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये बीजापुर और विजयनगर के जो एम्पायर थे वो इसको सिंबल ऑफ पावर और प्राइड मानते थे, क्योंकि इसकी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी कि इसके थ्रू रायचूर दोआब को कंट्रोल किया जा सकता है। तो रायचूर दोआब क्या है, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, उसको रायचूर दोआब कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखें तो 99 इंस्क्रिप्शंस इस फोर्ट पर एच्ड हैं, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, पर्शियन, अरेबिक और गुजराती लैंग्वेजेस में। इनसाइड द फोर्ट रंगनाथा स्वामी टेम्पल और हुसैन आलम दरगाह हैं साइड बाय साइड, और मेन एंट्रेंस जो है नॉर्थ साइड ऑफ द फोर्ट में, उसको फतेह दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is 50% quota ceiling. This topic is important for your governance and social issues. So Patna High Court has recently set aside the amendments which were passed by Bihar legislature in 2023 to increase the reservation for different backward classes from 50 to 60% in educational institutions and government jobs of the state. Okay, so the court has reminded the state about the Indra Sahni judgment. So Indra Sahni judgment was the Supreme Court judgment of 1992, when the government of India sought to implement the Mandal Commission's report of giving reservations to OBC, 27% reservation. So in that Indra Sahni judgment, or the Mandal judgment, the 9-judge constitution bench of Supreme Court ruled that total quota should never exceed 50%. So Apex Court also called this limit fair and reasonable, and it added that 50% reservation rule may be deviated only in extraordinary circumstances. So reservation for SC, ST and OBC in legislatures, higher educational and public employment cannot exceed 50% of the total seats. But of course, some states like Tamil Nadu, where the reservation is 69%, even the union government and the Supreme Court itself have occasionally breached it over the years. As recently as we saw in Maratha reservation, when the Maharashtra government passed Maratha reservation and it reached 68% level. That's why it was struck down by Supreme Court in 2021 for violating the 50% ceiling. Now recently the EWS reservation was upheld by the 5-judge constitution bench judgment, and it said that this 50% ceiling is flexible, and to give effect to economic backwardness, of course, it can be accepted. So Bihar had last year raised this quota from 50 to 65%. It was done after a caste survey. The petitioner went to Supreme Court, to High Court, and said that there was no scientific analysis of the caste survey data, and the quota increase was just so based on the lack of proportionate representation in government jobs and educational institutions. So if we look at the arguments in favor of the response or the reservation, then state government had said that this reservation was due to a lack of adequate representation of these classes and not on proportionate basis. And if we look at the arguments against it, then together with 10% EWS quota, the law has pushed reservation in Bihar to 75%. The case of caste survey also is currently pending before the Supreme Court. So of course, acting on it before the final judgment was not wise. So the Patna High Court has said that this particular laws of the Bihar government are ultra vires of the constitution and equality clauses of Article 14, 15 and 16. High Court has said that the enhancement of reservation beyond 50% limit was bad in law, and it said that Bihar has failed to demonstrate any extenuating circumstances which could enable it to breach the 50% norm. Okay. So the next topic is pro tem speaker. This topic is important for your polity section. So president has appointed Bharturi Mahtab, a 7-term MP from Cuttack, as the pro tem speaker of the 18th Lok Sabha. Pro tem is a Latin phrase which translates to for the time being in English. A pro tem speaker is chosen for the conduct of the house when Lok Sabha and legislative assemblies have been elected and the vote for the speaker and deputy speaker has not taken place. So constitution does not expressly use the term pro tem speaker. The office of pro tem speaker ceases to exist after the new speaker of the house is chosen. Okay, so who selects this pro tem speaker? Of course, it is appointed by the president of India or governor of the state. Okay, president or governor administers the oath of office to the pro tem speaker. As per convention, senior most member will be appointed as the pro tem speaker. Okay, just remember the fact that it does not mean that the seniority will not be seen
as to how many times you have been elected from the Lok Sabha or the state assembly, but how many times you have been consecutively elected. Okay, so I may be elected from the Lok Sabha 10 times, but someone but I am not elected in consecutive terms. So someone who may have been elected for 8 times from Lok Sabha, but consecutively for the eight times, he or she would be the senior most member of Lok Sabha. Okay, so the duties of the pro tem speaker involve first sitting, presiding over the first sitting of Lok Sabha or state legislative assemblies, administering the oath of office to newly elected MPs or MLAs, conducting the floor test to prove government's majority, and to hold the vote to elect the speaker and deputy speaker. Okay. So the next topic is human African trypanosomiasis. This topic is important for your social issues. So in a landmark achievement, Chad has become the first country in 2024 and 51st globally to eliminate a neglected tropical disease called human African trypanosomiasis. So HAT is a sleeping sickness. It is caused by protozoan parasites which are transmitted by infected Tsetse flies. So there are two forms of this disease. The first one is Trypanosoma brucei gambians, which is found in 24 countries of West and Central Africa. It is kind of a chronic illness which can infect the person for months or even years. The second one is Trypanosoma brucei rhodiense, which is found in 13 countries of Eastern and Southern Africa. It is an acute disease and it can even be fatal. Okay, so Tsetse flies inhabit sub-Saharan Africa, and only certain species of this fly can transmit this disease. Okay, so the next topic is living will. This topic is important for your social issues. So Bombay High Court has recently pulled up the Maharashtra government for not having a proper and sufficient mechanism, including a proper medical board in place for enforcing living wills. Living will is a document which prescribes a person's wishes regarding the medical treatment that person would want if he or she was unable to share his or her wishes, or not or not in a position to make an informed decision by reason of being unconscious or in a coma. Okay, so it was not legally viable until 2018 when the Supreme Court in Common Cause versus Union of India case recognized that a terminally ill patient or a person who is in a persistent vegetative state can execute an advanced medical directive, that is a living will, to refuse medical treatment and give sanction to passive euthanasia. Okay, so anyone who is an adult and who is of sound and healthy mind, or he is in a position to communicate, relate, and comprehend the purpose and consequences of this document, can voluntarily go for this living will, and it should be in writing. Instructions must be given clearly, and he or she should state when medical treatment can be withdrawn. Okay, so he or she should also specify the name of the guardian who would take the decision on his behalf. So the patient should sign that document in the presence of two witnesses, and preferably independent, countersigned by a jurisdictional judicial magistrate first class. So JMFC will be under an obligation to supply the requisite copies of living will to the concerned authorities also. Okay, and to inform the immediate family members of the executor. When any person becomes terminally ill, the treating doctor will have to make aware of the advanced will have to be made aware of the advanced directive, and the doctor will then inform the executor or the guardian or close relative the details of the illness of that person and consequences of remaining untreated. The hospital, when if the guardian or the close relative wants, then the hospital will constitute a medical board to form an opinion whether to give instructions for withdrawal or refusal of further medical treatment. Then the hospital medical board certifies the instructions. Then the board and then of course it communicates to the jurisdictional collector about the proposal, which then constitute its own board. Now the government comes into picture. The government will form its own medical board, and this board will visit the hospital, and if they concur with the decision of the hospital medical board, then they can endorse the certificate to carry out the instructions given in the living will. Okay, so if there is any difference of opinion between the board of the hospital and the executor or the family members, then parties can prefer a writ petition to the concerned high court.
So the next topic is Chenab Rail Bridge. This topic is important for your economy section. So Indian Railways has conducted a successful trial run on the newly constructed world's highest railway bridge, Chenab Rail Bridge, which is located in Riasi district of Jammu and Kashmir. So it is the highest single arc railway bridge in the world. It is part of the Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link project. It is a collaborative effort of Indian IITs, DRDO, and Geological Survey of India. This bridge consists of 93 segments, 93 deck segments. This bridge has been designed with a lifespan of 120 years. It has been designed to withstand high wind speeds of up to 266 km per hour, and it has been built to be blast proof, and it is capable of withstanding the nation's maximum intensity earthquake forces. So Chenab is a tributary of Indus River. It is formed by the confluence of two streams, Chandra and Bhaga. It is also known as the Chandra Bhaga. It flows west through Jammu and Kashmir, and it turns southwest and continues into Pakistan, and finally it empties into the Satluj River. Okay. So the next topic is Trinity Challenge. This topic is important for your governance and your social issues. So a project by Indraprasth Institute of Information Technology Delhi has won the joint second prize in Trinity Challenge competition on tackling the escalating threat of AMR, that is antimicrobial resistance. So Trinity Challenge is a charity which has been supporting the creation of data-driven solutions to help protect against global health threats. So it's a partnership of over 40 leading global organizations across private, public, and social sectors, with the common aim of using data and advanced analytics to create certain innovations so as to build a world that is better prepared for health emergencies. So it was launched in response to the COVID-19 pandemic, and the initial challenge was, of course, to deliver the data-driven solutions to predict, respond, and recover from pandemics. So the Trinity Challenge on antimicrobial resistance issued a call to the world's best and brightest minds uh, for the data-driven solutions which would protect the power of antibiotics. So the project that has won in the first Institute of Technology's project is called the AMR Sense, which was led by IIT Delhi in collaboration with CREPath, 1mg.com, and ICMR. Okay. So the next topic is capsaicin. This topic is important for your environment section. So food safety authorities in Denmark have recalled 3 types of South Korean spicy instant noodles over possible risk of acute poisoning due to high capsaicin levels. So capsaicin is a naturally occurring botanical irritant in chili peppers, and it is most abundantly found in the placenta, which is the white membrane to which seeds are attached of some chili peppers. So what happens is that how you feel the chili, the spiciness of chili, you will understand through this. Okay, so this chemical the binds to the TRPV1 receptors in human nose, mouth, skin, and inside. These receptors help us in detecting heat and pain. So capsaicin tricks these receptors into reacting even though there is no actual temperature rise. Your brain believes that body has been set on fire. That's why it causes painful burning sensation associated with consuming chilies. The body then tries to cool down. Therefore it starts sweating, giving the red face, and it starts giving you runny nose or teary eyes, which is body's attempt to expel the heat causing element. Okay, so the next topic is Mudgal Fort. This topic is important for your art and culture section. So Mudgal Fort, which stands as a testament to the rich historical and cultural tapestry of Karnataka and India, is offering a glimpse into regions passed through its architectural, cultural, and historical significance. Mudgal Fort is located in Karnataka. This fort has a 1,000-year-old history, and it has connections with various dynasties, including Chalukyas, Rashtrakutas, Deccan Sultanate, and the Vijayanagar Empire. The fort gained prominence during the Bahmani Sultans, and it later went into the hands of Vijayanagar Empire as well. So the Bijapur and Vijayanagar viewed this fort as a symbol of power and pride because of its strategic location to control the large Raichur Doab. The Raichur Doab between Krishna and Tungabhadra rivers is fertile land for agriculture. Okay, this fort also has 99 inscriptions etched on it in the languages of Kannada,
Sanskrit, Telugu, Persian, Arabic, and Gujarati. And inside the fort, there is Ranganatha Swami Temple and Hussain Alam Dargah, which stand side by side, sharing a common wall and the compound. The main entrance on the north side of this fort is called Fateh Darwaza. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.